हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो भारत पर कई विदेशियों ने अटैक किया, जिनमें यूनानी भी थे, ईरानी भी थे और भी कई सारे थे। तो उनमें से जो भारत का जो पड़ोसी था वो था ईरान था। तो ईरान के जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने भी इंडिया पर अटैक किया। भारत पर अटैक किया तो ज़ाहिर-सी बात है उनको कोई ना कोई प्रभाव भारत पे भी पड़ा होगा। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में हमें ईरानी आक्रमण के प्रभाव को देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के बारे में हम लोग छोटा-सा ओवरव्यू देखेंगे, उसी के बारे में जानेंगे कि भारत पर जब ईरानियों ने अटैक किया तो उसका क्या-क्या प्रभाव किस लेवल पर भारत पर पड़ा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोला है, भारत और ईरान के बीच में व्यापार बढ़ा। दोनों क्षेत्रों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध क्या हुए दोस्तों, मजबूत हुए। अब जाहिर सी बात है भारत का कल्चर अलग है, ईरान का कल्चर अलग था। ईरान के राजाओं ने भारत पर अटैक किया, बादशाहों ने, तो बादशाह यहाँ पर अटैक करते थे, तो उस वजह से क्या हुआ, दोनों संस्कृति, दोनों सभ्यताओं के बीच में एक प्रकार का मिलाप हुआ। इससे क्या हुआ, व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। दो अलग-अलग क्षेत्रों के बीच में क्या हुआ, व्यापार भी बढ़ा और साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए। जो जैसे कल्चरल रिलेशन होता है, वो भी क्या हुआ, भारत और ईरान के बीच में मजबूत हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी दो सभ्यताएँ आपस में मिलती है या दो सभ्यताएँ आपस में टकराती हैं, तो सिर्फ युद्ध नहीं होता दोस्तों, दो राजाओं के बीच में युद्ध नहीं होता, दो सेनाओं के बीच में युद्ध नहीं होता। उनकी संस्कृतियाँ भी आपस में एक-दूसरे से मिलती है। वहाँ का खान-पान, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ की बोलचाल, भाषा, सभी दोनों सभ्यताओं का मिलन होता है। एक सभ्यता का असर दूसरी सभ्यता पर भी पड़ता है, ठीक है? आज के समय में हम लोग कई सारे वो जो बोलचाल जैसे हम बोलते हैं, उनमें से ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो ईरानी यानी कि फ़ारसी भाषा के शब्द होते हैं। वो ना शुद्ध हिंदी होते हैं, ना शुद्ध इंग्लिश होते हैं, वो फ़ारसी भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताता हूँ। इतना नोट करिए। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, ईरान में एक अलग प्रकार की, ईरान के जो राजा थे यानी कि फारस के जो राजा थे, वहां का जो गवर्नेंस सिस्टम था वो बहुत ही अलग टाइप का था और भारत में जिस प्रकार की जो गवर्नेंस सिस्टम थी वो काफी अलग थी। तो जब ईरानी राजाओं ने यानी फारस के राजाओं ने भारत पर अटैक किया, तो उन्होंने अपनी जो टेक्निक होती है प्रशासन की, जो गवर्नेंस सिस्टम थी, उसको भारत पर भी लागू किया और इसका प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था जो ईरान की थी, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और इसको देख कर के कई भारतीय राजाओं ने भी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो ईरान की, यानी कि ईरान में जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया जाता था, उसे भारत में भी लागू किया। ठीक है, तो ये था आक्रमण का दूसरा प्रभाव कि वहाँ की जो गवर्नेंस सिस्टम थी वो हमें भारत में भी देखने को मिली। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे भारतीय राजाओं ने भी अपनाया था। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कला और स्थापत्य का विकास हुआ, विशेषतः मौर्यकालीन स्तंभों और राजकीय कला में दोस्तों फारसी शैली का प्रभाव दिखा। मैं बोला ना, जब दो सभ्यताएं आपस में टकराती हैं तो सिर्फ वॉर नहीं होता, उस सभ्यता का असर वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का खान-पान, रहन-सहन, उनके बोलने का तरीका और वहाँ का जो आर्ट क्या बोलते हैं उसको, आर्ट एंड कल्चर, वो सभी उसका असर दूसरी सभ्यता पर भी पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार भारत पर भी कई सारी सभ्यताओं का असर पड़ा, जैसे ईरानी सभ्यता यानी फारसी सभ्यताओं का भी असर पड़ा क्योंकि उन्होंने भी भारत पर अटैक किया। यूनानियों ने यानी कि अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर अटैक किया, तो उनकी सभ्यता का भी असर हमें भारत में देखने को मिला। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि कला और स्थापत्य के विकास में, स्पेशली विशेषकर मौर्यकालीन के जो स्तंभ थे ना दोस्तों, उसमें और राजकीय कला में फारसी शैली, ठीक है, यानी कि ईरानी शैली, फारसी टेक्निक का प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। किस फील्ड में? आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना, वहां पर विदेशी नियंत्रण स्थापित हुआ क्योंकि ईरानी यानी कि विदेशियों का भारत पर अटैक होना शुरू हो गया वहीं से, क्योंकि ईरान जो है आपके उत्तर पश्चिम में ही पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही आपका जो है वो ईरान पड़ता है। क्योंकि अपन बहुत पहले समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय पाकिस्तान तो था ही नहीं। पाकिस्तान तो 1947 में बना, जब बंटवारा हुआ था, देश का आजादी हुआ, आजादी के साथ ही बंटवारा भी हुआ था, उसमें पाकिस्तान बना था। अफगानिस्तान ये सब तो बाद में बने, समय के अनुसार धीरे-धीरे अलग होने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय एक समय में, पहले के समय में ये सब भारत के ही हिस्से थे। तो जो भारत की जो सीमा थी वो आज सिकुड़ गई। पहले ये भारत का जो सीमा था वो काफ़ी बहुत बड़ा देश था भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय उत्तर-पश्चिम भारत पर विदेशी नियंत्रण स्थापित हुआ। सिंध जो कि आपका आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है और गांधार, गांधार दोस्तों ये आपका पड़ता है अफ़गानिस्तान में और गांधार को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि महाभारत काल में
जो शकुनी मामा थे वो गंधार के नरेश थे और जो दुर्योधन की माँ थी गांधारी, वो भी गांधार क्षेत्र में थी। वो गांधार क्षेत्र की ही थी। गांधार कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में। तो ये बहुत पुरानी बात है। उस समय ये सब क्या थे? अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान था। ये सभी एक समय में भारत के हिस्से थे जो कि समय-समय के अनुसार जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे भारत से अलग होते गए। ठीक है फ्रेंड्स? तो उस समय सिंध यानी कि पाकिस्तान में था और गांधार क्षेत्र अफ़गानिस्तान में था। ये सभी क्या थे? भारत के हिस्से थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? उत्तर-पश्चिम भारत पर विदेशी अटैक हुआ, तो सबसे पहले ये उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में ये सब पड़ता है सिंध और गांधार। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ईरानी शासन हमने को देखने को मिला। क्योंकि पहले अटैक्स क्या होते थे? डायरेक्ट दिल्ली पे थोड़ी ना होते थे। जो बॉर्डर वो वाले जो क्षेत्र होते थे, वहाँ से अटैक्स होते-होते भारत में होने लगे। तो सबसे पहले जो प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला ईरानी शासन का, वो भारत के पश्चिम उत्तर जो जो क्षेत्र थे, वहाँ पर हमें देखने को मिला और वहीं पर सिंध और गांधार भी पड़ता है। ठीक है? सिंध आपका पड़ता है पाकिस्तान में और गांधार आपका पड़ता है अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर हमें ईरानी शासन देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था ईरानी आक्रमण का भारत पर, वो था सिकंदर का भारत आगमन। सिकंदर का भारत आगमन का जो मार्ग था, वो और प्रशस्त हो गया, क्योंकि सिकंदर ईरान के दारा तृतीय यानी कि दारा जो डेरियस तृतीय थे, उनको हरा चुका था और उसको हराने के बाद उसे भारत में एंटर करने की जो जानकारी थी, भारत के उत्तम उत्तर-पश्चिम का जो क्षेत्र था, वहाँ से कैसे एंटर करना है, उसके बारे में उसको प्रॉपर जानकारी मिल गई, ठीक है? तो वो भारत में कैसे एंटर किया था, हिंदकुश पर्वतमाला को क्रॉस करते हुए वो आया था। ठीक है फ्रेंड्स? तो भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में क्या पड़ता है? भारत से ही लगा हुआ क्या है? ईरान है। तो भारत पहुँचने से पहले वो ईरान के राजा दारा तृतीय, ठीक है? यानी कि डेरियस तृतीय को वो हराया था। उसको हराने के बाद उसे भारत में कैसे एंटर करना है, भारत का जो उत्तर-पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कैसे घुसना है, कैसे एंट्री करना है, उसे उसकी प्रॉपर जानकारी मिल गई। तो ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर किनका आक्रमण हुआ था? यूनानी आक्रमण। तो उस अलेक्जेंडर को इसकी जानकारी किससे मिली? ईरान के राजाओं यानी कि फारस के राजाओं से उसे ये जानकारी मिली। ठीक है? तो ये भी ईरानी आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि सिकंदर को भारत में आने का रास्ता मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, ये था ईरानी आक्रमण का भारत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानकारी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।